हमारा आज का टॉपिक है सारणियन, टेबुलेशन। टेबुलेशन जब हम एकत्रित समंकों का वर्गीकरण कर लेते हैं तो उसके पश्चात की क्रिया हमारी सारणियन की आती है। सांख्यिकी तथ्यों का वर्गीकरण करने के पश्चात उनको तुलनात्मक एवं निर्वचन योग्य बनाने के लिए उनका सारणियन करना आवश्यक है। इसमें संकलित समंक सरल, संक्षिप्त व सुबोध हो जाते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि वर्गीकृत समंकों को सरल व संक्षिप्त करने हेतु सारणियों में प्रस्तुत करने की क्रिया को सारणियन कहते हैं। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सारणियन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला समंकों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। यानी जो हमने अनुसंधान योग्य डाटा को हमने संकलित किए हैं, उनको हमने गुण धर्म के आधार पर जब हम उनको वर्गीकृत कर देते हैं तो उन वर्गीकृत समंकों को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित जो प्रस्तुत करते हैं, यानी प्रस्तुतिकरण की क्रिया हमारी सारणियन कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सारणियन वह साधन है जिससे वर्गीकरण द्वारा की गई विवेचना को निश्चित रूपरेखा प्रदान की जाती है तथा समान एवं तुलनात्मक इकाइयों को उचित स्थान पर रखा जाता है। इस आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि सारणियन संकलित एवं वर्गीकृत समंकों को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से इस प्रकार प्रदर्शित करने की क्रिया है जिससे उन्हें तुलनात्मक बनाया जा सके तथा उनकी विशेषताओं को प्रदर्शित किया जा सके। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि सारणियन समंकों को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शन करने की क्रिया है। नेक्स्ट हमारा आता है सारणियन के उद्देश्य, यानी सारणियन हम क्यों करते हैं, किस लिए सारणी तैयार की जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम तैयार करें। तो हम कह सकते हैं कि सारणियन का हमारा प्रथम उद्देश्य है प्रॉपर प्रेजेंटेशन, यानी व्यवस्थित प्रदर्शन। सारणियन जो वर्गीकृत समंक होते हैं उनको क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। इससे देखने मात्र से ही हम आसानी से तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इजी क्लैरिफिकेशन, यानी सरल स्पष्टीकरण। समंकों को सारणियों में प्रस्तुत करने से समंकों की विशेषताएं अथवा समस्या स्वतः सरल और स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि सारणी जो हम तैयार करते हैं उसका शीर्षक ही अपने आप में यह व्यक्त कर देता है कि यह जो डाटा है संकलित किए गए हैं वो किस उद्देश्य को लेकर किए गए हैं, अनुसंधान किस और किया गया है, किस क्षेत्र में किया गया है, वो सारणियन के शीर्षक से ही हमें पता चल जाता है। अतः यह सरल स्पष्टीकरण के लिए हम सारणी तैयार करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा तुलनीयता, यानी कंपैरिजन। जब हम संकलित समंकों को सारणी में प्रदर्शित करते हैं तो प्रदर्शित समंकों की तुलना करना और उनका विश्लेषण करना सरल हो जाता है, क्योंकि
तुलनात्मक समंक पास पास खानों व पंक्तियों में रखे जाते हैं। इस कारण से हम उनका सहज और आसानी से ही तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, इसका उद्देश्य है हमारा स्थायी व संक्षिप्त रूप। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो काफ़ी विस्तृत रूप से और बिखरे हुए होते हैं, लेकिन सारणी के द्वारा वर्गीकरण सारणी जो सारणियन है वो हमारी वर्गीकरण की ही एक क्रिया मानी जाती है, जिसके द्वारा हम वर्गीकृत समंक संक्षिप्त रूप में सारणी में प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है विश्लेषण में सुविधा। सारणी का बनाने का मुख्य उद्देश्य विश्लेषण में सुविधा है, यानी सारणियन में समंकों का विश्लेषण व निर्वचन करने में सुविधा रहती है। सांख्यिकी मापों का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि सारणियन के अंतर्गत हमारा मुख्य उद्देश्य ही सारणी का शीर्षक होता है। फिर उसके शीर्षक और उपशीर्षक हमारे उसके गुणों को व्यक्त कर देते हैं। इस तरह से हमारी ये सारणियन हमारे विश्लेषण में बहुत ही सहायक माना जाता है। अब हम देखते हैं कि वर्गीकरण और सारणियन में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। तो हम इसमें मुख्य अंतर हम ये देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहला जो अंतर है वो क्रम में भिन्नता है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डर। कैसे कि सबसे पहले हम एकत्रित समंकों का हम वर्गीकरण करते हैं। जब सांख्यिकी तथ्यों को वर्गीकृत कर लेते हैं, उसके पश्चात वर्गीकृत समंकों को सारणियों में प्रस्तुत करते हैं। अतः दोनों के क्रम में भिन्नता पाई जाती है। पहले वर्गीकरण किया जाता है, उसके पश्चात सारणी तैयार की जाती है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा विभाजन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण में हम तथ्यों को समानता व असमानता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जबकि सारणियन में हम समंकों को खानों एवं पंक्तियों के आधार पर लिखते हैं, तैयार करते हैं। इस तरह से दोनों में विभाजन के रूप में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा अंतर आ रहा है नेचर या प्रकृति से संबंधित है। वर्गीकरण सांख्यिकी विश्लेषण की एक विधि है, जबकि सारणियन समंकों के प्रस्तुतिकरण की विधि है। तो मुख्य अंतर ही हमारा ये है कि वर्गीकरण में तो हम विश्लेषण करते हैं, जबकि सारणियन में समंकों को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। वर्गीकरण में समंकों को विभिन्न वर्गों व उपवर्गों में बांटा जाता है, जबकि सारणियन में हम उन्हें शीर्षकों व उपशीर्षकों में बांटकर अध्ययन करते हैं। इस तरह हमारा ये वर्गीकरण और सारणियन में मुख्य रूप से ये अंतर पाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं कि सारणी तैयार किससे करते हैं, किस प्रकार से सारणी तैयार की जाती है, तो या उस सारणी के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम जो सारणी तैयार करते हैं उसका शीर्षक लिखा जाता है। तो शीर्षक लिखने से हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये सारणी किससे संबंधित है। तो जो शीर्षक हम लिखते हैं वह प्रत्येक सारणी का एक प्रमुख शीर्षक संक्षिप्त, स्पष्ट व पूर्ण होना चाहिए, जिससे उसके विषय,
अवधि तथा वर्गीकरण के आधार के विषय में स्पष्ट जानकारी हो जाए। यानी शीर्षक देखते ही हमें पता चल जाए कि यह सारणी हम किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किससे संबंधित है। हमें पूरा अंत तक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ शीर्षक देखकर ही हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसका आ रहा है कि सारणी में सबसे पहले ऊपर शीर्षक आता है, शीर्षक के बाद में सारणी संख्या लिखी जाती है। सारणी संख्या जब अनुसंधान योग्य इकाइयों में कई तथ्यों को एकत्रित किया जाता है तो उन्हें कई सारणियों में व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से जितनी भी सारणियाँ तैयार की जाती है, प्रत्येक सारणी को एक नंबर प्रदान कर दिया जाता है, जिससे हम कभी भी अनुसंधान करें या उससे संबंधित हमें डाटा देखने हो तो हम सारणी नंबर देखकर हम पता कर सकते हैं कि अमुक शीर्षक वाली सारणी या इस नंबर की सारणी में इस शीर्षक से संबंधित तथ्य पाए जाते हैं, पाए गए हैं या पाए जाते हैं। उसके बाद में हम सारणी का जो आते हैं कॉलम और रो, यानी खाने और पंक्तियों में विभाजित करते हैं। इसमें हमारा ये उपशीर्षक होता है। तो ये जो उपशीर्षक है, उपशीर्षक में खड़े खानों के अनुशीर्षक तथा क्षैतिज पंक्तियों के अनुशीर्षक स्पष्ट एवं संक्षिप्त और उनकी संख्या समंकों एवं विषय की भिन्नता पर निर्भर होती है। अंत में प्रत्येक हम खानों एवं पंक्तियों का योग भी लगा सकते हैं। तो जो उपशीर्षक है वो खानों व पंक्तियों के अनुशीर्षक संक्षिप्त तथा स्वयं परिचायक होने चाहिए। इनकी संख्या अधिक होने पर क्रम संख्या लिखनी चाहिए। तो जो खड़ी रेखाएं होती है वो उनको हम ये कॉलम कहते हैं, और जो पड़ी क्षैतिज रेखाएं होती है उन्हें हम पंक्तियां कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा स्टॉप बॉक्स यानी पंक्ति शीर्षक। उसके बाद आता है कैप्शन यानी उपशीर्षक यानी कॉलम का जो मेन शीर्षक है वो, और उसके बाद में योग का कॉलम पाया जाता है। इसी तरह नीचे हम आ जाते हैं, सबसे आता है रो यानी पंक्तियाँ। इस पंक्तियों का जो हमारा स्टब्स है अनुशीर्षक लिखा जाता है, और जो सारणी का जो भाग है वो मध्य का जो हिस्सा है वो सारणी का मुख्य भाग कहलाता है। इस तरह योग का कॉलम भी हम कॉलम वाइज भी योग करेंगे और रो वाइज भी योग करेंगे, और उन दोनों का योग हमारा ग्रांड टोटल या महायोग कहलाता है। इस तरह जो सारणी का जो मध्य भाग है वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो सारणी बनाते समय हमें इन रेखाओं का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि जो खानों एवं पंक्तियों की रेखाएं हैं मोटी या गहरी होनी चाहिए, जिससे उनकी ओर तुरंत ध्यान आकर्षित हो जाए। और जो पदों की व्यवस्था है वह विभिन्न पदों को उनके महत्व, आकार, वर्णमाला, स्थान या समय के आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए। अनेक गुण वाली सारणी में ऐसे गुण वाले समंकों को पहले रखा जाता है जिनको पुनः उपवर्गों में विभाजित करना हो, तथा कम वर्गों वाले गुणों को बाद में रखा जाता है। सारणी बनाते समय हमें माप की इकाई तथा उपसाधन का भी ध्यान रखना पड़ता है। माप की इकाई तथा उपसाधन की सीमा सारणी के ऊपर अथवा संबंधित खानों व पंक्तियों में हमें लिख देना चाहिए। यदि समंकों की संख्याएं बहुत बड़ी हो तो इन्हें अप्रोक्स या उपसाधन द्वारा 1000 या लाख में लिखकर उन्हें छोटी बना लेनी चाहिए। इसके अलावा यदि हमारे कोई तथ्य विशेष महत्व वाले होते हैं
तो उन्हें विशेष महत्व की सूचना को मोटे अक्षरों, तिरछे अक्षरों में लिख देना चाहिए, जिससे वो हाईलाइट हो सके। उसके बाद हमारा आता है सारणी के नीचे हम टिप्पणियाँ लिखते हैं। इसके अंतर्गत समंकों के संबंध में यदि कुछ विशेष वर्णन हो तो टिप्पणी के रूप में या नोट में दे देना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें सारणी के अंत में नीचे राइट हैंड साइड में होता है उद्गम या सोर्स। इसको हम जो भी सारणी हम बना रहे हैं उसमें जो भी तथ्य, ये डाटा हम उसमें जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो डाटा हमने कहाँ से लिए हैं, उनका उद्गम स्रोत क्या है, यह हमें इसमें लिखना चाहिए। इसके अलावा सारणी बनाते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो तुलना योग्य समंक है उनके खाने हमेशा पास पास में रखे जाने चाहिए, जिससे तुलना कार्य में आसानी हो सके। इसके साथ साथ में हम यह भी ध्यान रख सकते हैं कि सारणी में औसत, प्रतिशत व योग को भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे सारणी में मूल समंकों के साथ यथास्थान पर औसत व प्रतिशत भी हम दे सकते हैं। प्रत्येक सारणी में विभिन्न खानों व पंक्तियों के पृथक पृथक योग लगाकर कुल योग भी हमें लगा लेना चाहिए। योगों का प्रतिशत मोटे अक्षरों में या लाल स्याही में भी लिख देना चाहिए। इसके अलावा हमें सारणी बनाते समय हमेशा एक बात यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि सारणी का आकार कागज़ के आकार के अनुसार बड़ा या छोटा हो सकता है। यदि सारणी बड़ी हो तो अनेक सारणियाँ बनाकर उनका सारणी सारांश तैयार करना, सारणी की सरलता, मित्रता एवं पूर्णता का भी ध्यान हमें रखना चाहिए।